क्लाइंट ने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया मार्च के अंदर और अप्रैल के अंदर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तब उस क्लाइंट को समझ नहीं आई कि रीज़न क्या है। दैन उसने सर्च करना शुरू किया और उसे मेरी यूट्यूब की वीडियो नज़र आई और दैन वो देखने के बाद उसने मुझसे कांटेक्ट किया। उसके बाद काफ़ी सारी हमारी डिस्कशन हुई। दैन मैंने 1 मई को उसका वीज़ा अप्लाई किया और 9 मई को वो वीज़ा मेरे पास अप्रूव्ड हो के आ गया। ठीक है, और आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली उस फाइल के अंदर क्या चीज़ रॉन्ग थी और मैंने उसको कैसे प्रेजेंट किया। तो सारा का सारा जो हमारा आज का टॉपिक है वो इसी की तरफ है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरा नाम आमिर शहजाद है और मैं ऑनिक्स इंटरनेशनल वीज़ा की सर्विसेज को प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, हर सिंगल दिन के साथ लोग क्या करते हैं, लाखों रुपए अपने ज़ाया कर देते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सिर्फ जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना यही वीज़ा अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है। वीज़ा ऑफिसर बेसिकली क्या करता है, वो सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट को चेक नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है कि पूरी की पूरी जजमेंट करता है आपकी स्टोरी को, आपके फाइनेंशियल लॉजिक को, आपकी ट्रैवल क्रेडिबिलिटी को, और एक छोटा सा भी पॉइंट जो है वो आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशंस को ज़ाया करता है। इसी केस क्लाइंट ने भी सेम यही मिस्टेक की थी। अच्छा जी, इस क्लाइंट ने मैंने पहले बताया कि इसने मार्च में अप्लाई किया था। 30 मार्च को उसने बायोमेट्रिक कराई थी। ये बड़ा कॉन्फिडेंट था बंदा और इसके डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ ठीक थे, इसके पास फंड भी था, लेकिन फिर भी ये रिफ्यूज़ हो गया। और रिफ्यूज़ल के बाद ये बहुत ज़्यादा मायूस हो गया था और उसके बाद इसने मुझसे रब्ता किया। तो मैंने सारा का सारा इसको जो एक्सप्लेन किया, उसको बताया कि एक्चुअल में क्या रीज़न है। वो आधे से ज़्यादा चीज़ें ये मेरी वीडियो से देख चुका था। उसके बाद इसने मुझसे रब्ता किया और मैंने इसको बताया कि आपके केस के अंदर ये मिस्टेक थी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अप्लीकेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था। अप्लीकेंट का सगा भाई जो कैनेडियन नेशनल है, जिसके पास कनाडा का पासपोर्ट है, वो है। इसके बाद अप्लीकेंट का अपना सगा बेटा कनाडा में तालीम हासिल कर रहे हैं और उसके कॉन्वोकेशन में इन्होंने जाना था। और जब मैंने इनकी एप्लीकेशन देखी, इनके पास अपने ब्रदर का जो है वो कनाडा का पासपोर्ट भी मौजूद था, वहाँ से इनविटेशन भी मौजूद था, कॉन्वोकेशन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मौजूद थे। ईच एंड एवरीथिंग इनके पास मौजूद था। लेकिन जब मैंने वो गलतियाँ देखी, सही है, इनकी मैंने फ़ाइल देखी, तो मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ इनकी फ़ाइल के अंदर देखी जो कि मैं अगर ऑनेस्टली के साथ बताऊं तो जो सीरियस मिस्टेक थी, और मैं अक्सर देखता हूं कि ये लोग ये मिस्टेक्स करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इनके जो एप्लीकेंट है ये एक पार्टनरशिप के ऊपर कंपनी भी रन कर रहे थे अपनी मिसेस के साथ। 99% शेयर होल्डर जो है इनकी मिसेस थी, 1% शेयर होल्डर ये थे। इसके अलावा ये कंपनीज में काम भी कर रहे थे, मतलब वहाँ से सैलरीज हैं, बड़ी अच्छी कंपनी है। ठीक है, आप लोग शायद जानते हो एयर ब्लू, सही, हर बंदा जानता है। इस कंपनी के अंदर एग्जैक्टली ये होते हैं और एक अच्छी पोस्ट के ऊपर, ये नहीं कि किसी नॉर्मल पोस्ट के ऊपर नहीं थे। इनके पास फंड्स भी मौजूद थे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो इनके पास क्या नहीं था, वीक कवर लेटर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। मैं आगे चल के बताता हूँ कहाँ पे हमने इसको कैसे फिक्स किया और हमने क्या एक्सप्लेन नहीं किया। बाकी इन्होंने फंड्स को अपने जस्टिफाई नहीं किया, फैमिली टैक्स को नहीं किया। जो एम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ी मिस्टेक इनके पास यहाँ पे हुई थी, जो एम्प्लॉयमेंट की और बिजनेस की जो प्रेजेंटेशन है इन्होंने ठीक नहीं दी थी। और मिसिंग डॉक्यूमेंट, कहीं पे इन्होंने मेजर मिस्टेक की थी, जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए थे वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट नहीं लगे हुए थे। डेट्स इट, ये सारी की सारी प्रॉब्लम इनके फाइल के अंदर मौजूद थी।
तो मैंने क्या किया, इनका ब्लाइंडली रीअप्लाई नहीं किया। सही है, मैंने इनका केस पूरा सा पूरा रीबिल्ड किया है। मैंने सिर्फ इनके डॉक्यूमेंट नहीं देखे, मैंने इनकी पूरी की पूरी प्रोफाइल जो है वो मैंने सेट की। प्रेजेंटेशन मैंने इनकी करेक्ट की है, ठीक है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैंने ये कैसे करेक्ट की। सही है, मैंने इनका फाइनेंशियल जो है स्ट्रक्चर उसको एक्सप्लेन किया, मैंने वीक एरियाज को फिक्स किया, और प्रीवियस रिफ्यूज़ल किस वजह से हुआ था वो भी मैंने सारा का सारा किया। मैंने एप्लीकेशन को ऐसे बनाया कि वीज़ा ऑफिसर जो है उसको सेंस कर सके कि ये क्या चीज़ है, बेसिकली इनकी एप्लीकेशंस क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया एयर ब्लू की एक कंपनी जिसके अंदर ये सिस्टर कंसर्न कंपनी है, उसके अंदर ये बेसिकली वो काम कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने अपना वो जब इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे की तो इन्होंने वहाँ पे वो प्रॉपर उनको एक्सप्लेन नहीं किया। अब मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। सबसे बड़ी मिस्टेक तो इन्होंने ये की कि ये इनकी एयर ब्लू की सिस्टर कंसर्न्स कंपनीज हैं जिनके अंदर ये काम कर रहे थे, और बैक हुआ एयर ब्लू की 2 सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं उनके लिए ये काम कर रहे थे, और सैलरी ये दोनों से ले रहे थे, और सैलरी भी अच्छी खासी ये ले रहे थे दोनों तरफ से। तो सबसे पहले तो मैंने इनसे क्वेश्चन ये किया, मुझे ये बताएं कि आप इन 2 कंपनी से सैलरीज ले रहे हैं, क्योंकि मैं भी अनक्लियर था, मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई ये 2 कंपनी से सैलरीज ले रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा एक वक्त में 2 कंपनी से सैलरीज ले रहा हो। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं, तो मुझे सैलरी एक ही जगह से है। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि मुझे ये बताएं कि आप कैसे दोनों पोस्ट को एक ही वक्त में, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों कंपनीज के अंदर मौजूद हो, ठीक है, या तो आप एक कंपनी में मौजूद होंगे या आप दूसरी कंपनी में मौजूद होंगे, दैट्स व्हाई आपका ऑपरेशन। तो उन्होंने मुझे बताया सेम वही कि सिस्टर कंसर्न कंपनी है, तो मैं एक ही कंपनी के अंदर बैठ के दोनों को हैंडल करता हूँ, बॉसेस एक ही है इनके, मैं एक ही जगह से, तो मुझे दोनों जगहों पर फिजिकली होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये मिस्टेक इन्होंने की थी। इसके बाद मैं बात करूँ तो जो इनका ब्रदर है वहाँ पे, जिनको मैंने कहा कि इनके पास कनाडा का पासपोर्ट है, और जो इनका बेटा है वहाँ पे जो कि जिसकी कॉन्वोकेशन में जा रहे हैं, तो बेसिकली इन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन लगाई थी उसके अंदर रिलेशन डिक्लेयर नहीं हो रहा था। बेटे के साथ तो रिलेशन डिक्लेयर हो रहा था इनका, इनके ब्रदर के साथ इनका रिलेशन डिक्लेयर नहीं हो रहा था। तो उसका हल मैंने ये किया कि इनकी FRC इनके पेरेंट्स के साथ भी ली और इनकी फैमिली के साथ भी ली और उसको लगाया। फिर उसके बाद कॉन्वोकेशंस के जो डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ पे कॉन्वोकेशन का लेटर जो इनके बच्चे के कॉलेज की तरफ से था वो लगाया। फिर और बच्चा वो वहाँ पे क्या करता है, पार्ट टाइम जॉब करता था वो, तो उसकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह इस तरह की जो डॉक्यूमेंटेशंस थी वो सारी की सारी मैंने इसमें अटैच की, जिससे इनका रिलेशन डिक्लेयर हो रहा था। फॉर्म के अंदर कुछ जगहों पे मेजर मिस्टेक्स थी। मेजर मिस्टेक से मुराद क्या है कि लोगों को ये नहीं समझ में लगती कि परमानेंट रेजिडेंस क्या होता है, सिटीज़न क्या होता है। यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये एरर को फिक्स किया। इसके बाद एक जगह पे और मिस्टेक इन्होंने ये की, क्योंकि ये फैमिली थे तो इन्होंने दोनों केस अलग अलग बनाते, क्योंकि कनाडा के अंदर लोगों को नहीं समझ आती कि फैमिली केस किस तरीके से सबमिट किया जाता है। तो वो सारे के सारे केस जो हैं यूजुअली इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं, तो मैंने इनको फैमिली बना के इनका एक साथ केस जो है वो मैंने सबमिट किया। इसके बाद मैंने जो इनका रिक्वेस्ट लेटर है वो बनाया। रिक्वेस्ट लेटर बना के उसमें मैंने सारी डिटेल लिखी। रिक्वेस्ट लेटर से पहले मैं आपको बता दूं कि इनके पास जो है इवन कि यहाँ पे वैलिड वीज़ा भी था यूके का, ठीक है। अगर मैं सिस्टम में चेक करूँ तो गालबन जो यूके का इनका वीज़ा वैलिड था, मैं आपको एग्जैक्ट उसकी डेट यहाँ से चेक करके बता सकता हूँ।
तो इनके पास यूके का वैलिड वीज़ा भी था, और वो वीज़ा जो वैलिड है यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर अगर देखूँ तो 13 मार्च 2036 तक इनके पास ये यूके का वीज़ा वैलिड था। और इन्होंने ये वीज़ा भी यहाँ पे लगाया था, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने एक मिस्टेक ये की थी कि यूके का अब ई वीज़ा हो चुका है, तो उसका इमिग्रेशन का स्टेटस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक नहीं कर सकते, उसके लिए आपको शेयर कोड चाहिए होता है। तो मैंने इनके वीज़ा के ऊपर वो शेयर कोड खुद से टाइप किया ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर इनका ये स्टेटस भी चेक कर सके। उसके बाद अब दोबारा से मैं आ जाता हूँ इनके लेटर्स के ऊपर, ठीक है। जो मैंने इनके लेटर बनाए, एम्प्लॉयमेंट लेटर, मैंने उसमें इनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जो कि मैंने इनको कहा था। फिर उसके बाद लीव का जो इनका था वो मैंने इनका सारा का सारा बनाया, ठीक है। और ये दोनों तरफ से मैंने बनाया। फिर इनके एफपीआर के और टैक्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें और बैंक स्टेटमेंट वगैरह लगाई। और अगर मैं इसकी बात करूँ अपना क्या कहते हैं रिक्वेस्ट लेटर की, तो रिक्वेस्ट लेटर के अंदर मैंने जस्ट लिखा कि मैं रीसबमिशन कर रहा हूँ अपने वीज़ा एप्लीकेशन को, और साथ में मैं लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन भी लगा रहा हूँ जिसमें मैंने इनका नाम लिखा, इनका पुराना यूसीआई नंबर लिखा और प्लस इनकी मिसेस का यूसीआई नंबर लिखा। और इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल सा, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेरा ये नाम है, मेरा पीछे वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था और जो कंसर्न थे वो मैं यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने पर्पस बताया कि हमारा जो पर्पस है वो बेटे की कॉन्वोकेशन का है और बेटे का प्रॉपर नाम वहाँ पे लिखा। और इनको मैंने बताया कि भाई हमारा ट्रैवल प्लान, ट्रैवल इटनरी जो है वो ये है, सारी की सारी वो डे 1 से डे 7 तक की लिखी है। फिर उसके बाद इनकी प्रोफेशनल टाइज लिखी है, क्लेरिफिकेशन ऑफ इनके एग्जेक्टिव रोल जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 सिस्टर कंसर्न कंपनीज़ हैं, जैसे कि ये इनके एयर ब्लू फ्लाइट कैटरिंग थी और एक GIC प्राइवेट लिमिटेड है। ये दोनों बेसिकली सिस्टर कंसर्न कंपनीज़ हैं। एयर ब्लू की यहाँ पे है, तो मैंने इनको बताया कि ये सेंट्रलाइज एक ही जगह पे बैठ के सारी की सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि ये इनकी ये कंपनी है जिसके अंदर जिनको उनकी वाइफ ऑन करती है उसके अंदर ये पार्टनर है। देन फिर मैंने इनको लिक्विड एसेट्स वगैरह बताया। और देन इन्होंने एक मिस्टेक और यहाँ पे की हुई थी कि इस एप्लीकेशन के अंदर इन्होंने अपना जब वीज़ा एप्लीकेशन खुद फाइल किया था तो उसमें इन्होंने यूके का वीज़ा इनका रिफ्यूज़ हुआ था, उसकी डिक्लेरेशन दी थी और बाद में ये पैक में जाके उसको विन कर चुके थे। लेकिन स्टिल यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था और वो बाद में हमें मिल गया, ठीक है। जहाँ पे वो पूछता आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था कि नहीं, वहाँ पे इनको डेफिनेटली यस के बजाय नो करना था, क्योंकि पिछला रिफ्यूज़ल इनका रिवोक हो गया था और इनको फ्रेश पासपोर्ट उसी डिसीजन पे, जो पुराना वाला डिसीजन था वो रिवोक कर दिया गया था और देन इनको वीज़ा ग्रांट किया गया था, क्योंकि इन्होंने नया वीज़ा तो अप्लाई नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने कैलकुलेशन सारी की सारी लिखी कि भाई ये इस तरीके से है और डॉक्यूमेंट को प्रॉपर सेक्शंस के अंदर मैंने लगाया, ठीक है। लोगों को प्रॉपर सेक्शन के अंदर नहीं पता था, आईडी कार्ड कहाँ पे लगाना है वो नहीं था, वो मैंने प्रॉपर जगह पे लगाया। पासपोर्ट उसकी हिस्ट्री कहाँ पे लगाते हैं वो प्रॉपर जगह पे लगाई। एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे लगाते हैं, इनके जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ पे लगाते हैं, तो सारों को मैंने एक अपने फुल तरतीब के अंदर करके फिर इनका केस अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह 9 दिन के अंदर अंदर मैंने इनका वीज़ा जो है वो अप्रूव करवा लिया, ठीक है। अच्छा, मोस्टली लोग क्या समझते हैं कि वीज़ा लगना एक लक की बात होती है, ऐसा नहीं है। मोस्टली केस रिफ्यूज़ होते ही इसी वजह से कि लोग समझते नहीं हैं कि वीज़ा ऑफिसर कैसे देखता है। अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये इतने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स के बावजूद इस बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। और ये केस भी मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि मसला आपके डॉक्यूमेंटेशंस के साथ नहीं होता बल्कि आपकी प्रेजेंटेशन के साथ होता है कि आप उस केस को कैसे प्रेजेंट करते हैं, सही है। इसके बाद अल्लाह भला करे आपका
अगर आपका वीज़ा सिंपल वे में बताऊँ रिफ्यूज़ हो गया, सही है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सही है। उसको इमीडिएट रीअप्लाई ना करें जब तक आपको ये ना समझ आ जाए कि आपके वीज़ा रिफ्यूज़ होने की असल वजह क्या थी, सही है। अदरवाइज़ आपका वीज़ा दोबारा रिफ्यूज़ हो सकता है। पहले आपने प्रॉब्लम को समझना है कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोफेशनल गाइडेंस ले लें, सही है। हम लोग जो है कनाडा, यूके, शेंजन, ऑस्ट्रेलिया इसमें एक्सपर्ट्स हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, आप चाहे तो उसके ऊपर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, क्योंकि हम इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट करते रहते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।